हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक जितना भी हम देखे थे, अब नेक्स्ट हेडिंग कौन सा देखेंगे? क्वालिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर, या इसी को हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं। कौन सा फैक्टर कहते हैं? क्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखा, हेडिंग अपने में रखते हैं क्वालिटी फैक्टर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर की बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इन द सेंस ऑफ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट के लिए। किसके लिए? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट सर्किट। ठीक है। तो अगर रेजोनेंस सर्किट के शार्पनेस के लिए बात करेंगे तो दो तरह से देखेंगे, एक सीरीज के लिए और एक किसके लिए? पैरेलल के लिए। एक सीरीज के लिए और एक किसके लिए? पैरेलल के लिए। तो पहले मैं सीरीज के लिए बात करता हूं, फिर उसके बाद आगे हम किसके लिए देखेंगे? पैरेलल के लिए देखेंगे। ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे होंगे, सब पूरी कंडीशन हम रेजोनेंस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं किसके लिए देख रहा हूं? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है समझो। तो क्वालिटी फैक्टर जो होगा Q, वो मेरे पास कैसा होगा? वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड एक्रॉस L और C, कोई भी एक ले सकते हैं। और मेरे पास इसके बाद टोटल वोल्टेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं। ये दोनों के रेशियो को ही हम क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक, तीन अप्रोच से देखेंगे, एक ही को देखेंगे, बस सीरीज कॉम्बिनेशन को तीन डिफरेंट अप्रोचेस से देखेंगे और एक के लिए पैरेलल के लिए बता देंगे, तो उसको बचे हुए टाइप से आप निकाल देंगे। ठीक है। तो अगर ये है तो वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर में कितना होता है हमारे पास? I इंटू कितना होता है? X। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, चाहे मेरे पास सोर्स से हो, या चाहे L के अक्रॉस या C के अक्रॉस, या चाहे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अप्लाइड वोल्टेज रेजोनेंस की कंडीशन में XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाती है, वहां पे Z की वैल्यू सिर्फ R के इक्वल होती है, जिसको हम I इंटू R। I और I क्या हो गया? कैंसिल। Q इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? XL बाय R। XL की वैल्यू हम कितनी समझते हैं यहाँ पे? ओमेगा नॉट इंटू L बाय ऑफ R। अभी आप देख रहे हो रेजोनेंस की कंडीशन में कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट LC, जहां से Q की वैल्यू जो हमारे पास दिखेगी 1 बाय स्क्वायर रूट LC, और ये L बाय ऑफ R हुआ, तो क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? यहां पर से 1 बाय R स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा हो जाएगा? L बाय C। ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हो गई कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास Q की वैल्यू जो होती है 1 बाय R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाय C। ठीक, सिमिलर इसी तरह से सीरीज के बाद मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम नहीं था, क्या डिफरेंट था? मतलब क्या डिफरेंट था? वोल्टेज डिफरेंट था, क्या सेम था? करंट। तो यहां पे हम वोल्टेज लिखे थे। अब जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्वालिटी फैक्टर देखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? अप्लाइड करंट, या मतलब करंट अक्रॉस L और C अपॉन कौन सा? टोटल करंट। कौन सा करंट? टोटल करंट। यहां पर से देखोगे तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? मेरे पास इसके क्रॉस करंट कितना होगा? इंडक्टर या कैपेसिटर लिखे तो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज सभी में क्या होगा? सेम होगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? V अपॉन क्या लिखोगे? XL लिखो। इंडक्टर के लिए मैं देख रहा हूं, या इंडक्टर लेना या कैपेसिटर। ठीक, और इसे क्या लिखूंगा? V अपॉन ऑफ R। ये टोटल करंट हो जाएगा। यहां पे एडमिटेंस हो जाता है, तो एडमिटेंस की वैल्यू के लिए मैं इतना ही तो लिख सकता हूं। अब देखो, जैसे ही देखोगे तो वोल्टेज ऑफ कैंसिल, तो मेरे पास R बाई ऑफ कौन सा हुआ? X।
फिर से लिखोगे कि Q इज इक्वल टू R बाय ऑफ एक्सएल की जो वैल्यू होगी ये मेरे पास कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू एल। फिर कहोगे कि कुछ बात नहीं सर कि ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती, बोलो 1 बाय स्क्वायर रूट एल सी। ठीक, और जैसे इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो ये मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा, बोलो स्क्वायर रूट एल सी। तो Q इज इक्वल टू कितना हुआ R स्क्वायर रूट ऑफ C बाय कितना हो जाएगा L। जस्ट इसका कैसा हो जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है। ठीक, देख लो एक बार अच्छे से देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। इसकी थ्योरी में बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे ग्राफ बताते हैं। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ बनेगा कैसे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बोल रहा हूं तो समझना कि मेरे पास ये आई था, ये ओमेगा था, इस तरह। ठीक, आप ये जानते हो कि मेरे पास जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो आई की वैल्यू कितनी मिलती है, मैक्सिमम, जो कि कितना होता है V अपॉन R होता है, या V अपॉन क्या कहते हो, Z कहते हो, यही कहते हो। ठीक, अब अगर एक्चुअल में देखो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मैं ये कंसिडरेशंस किया किसी स्टेप में कि मेरे पास जो करंट की वैल्यू, जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस तरह से, ठीक, मेरे पास R की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मैग्नीट्यूड पे जाएगी, लेकिन एक्सएल और एक्सी इक्वल ऑफ मेरे पास उसी इंडक्टेंस की वैल्यू और उसी कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, अब अगर मैं ये बोला कि इस फ्रीक्वेंसी में मुझे रेजोनेंस मिल रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस कम करते जाऊंगा करंट की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये ऐसे ही चलेगा। देखो जब ओमेगा की वैल्यू जीरो लोगे तो करंट की वैल्यू जीरो मिल रही होगी, क्योंकि जेड इनफाइनाइट हो रहा होगा, और जेड इनफाइनाइट होगा करंट की वैल्यू जीरो, फिर इनफाइनाइट ओमेगा की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो रहा होगा तब मेरे पास वापस जाके करंट क्या हो रहा होगा, जीरो। तो लेकिन स्टार्ट तो यहीं से कर रहा होगा, सब ग्राफ स्टार्ट कहां से कर रहा होगा, जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा। एक्चुअल में सारे ग्राफ का ओरिजिन जो पॉइंट होगा वो यही हो रहा होगा, यहां से, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे ये दिखना स्टार्ट हो रहा होगा कि कर्व की शार्पनेस क्या होते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही। एक टाइम पे ऐसे जाने के बाद और इस तरह से ये खाली से एकदम ऐसे चला, जैसे मैं ये बोला कि R के लिए ये 2R के लिए और ये किसके लिए मेरे पास 3R के लिए। ये वैल्यू जो है यहां पर से जो ये वैल्यू है ये मेरे पास कौन सा है, I मैक्सिमम है। ठीक, या फिर मेरे पास जो यहां पर आएगा ये वैल्यू जो जाएगी ये I मैक्सिमम का कितना हो जाएगा, मेरे पास इस मैक्सिमम का कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस 2 टाइम हुआ और ये जैसे ही वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो I मैक्सिमम का कितना मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। रेजोनेंस की कंडीशन पे अभी आप देखे हो कि Z की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, मिनिमम, जो कि R के इक्वल होती है, यही था। तो मेरे पास अगर यहाँ पे R की कंडीशन पे मैक्सिमम मिल रही है तो जितना ज्यादा R कम करते जाओगे करंट की वैल्यू उतनी मैक्सिमम होती चली जाएगी, और मेरे पास बैंडविड्थ जो ये थिकनेस है वो उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। लो रेजिस्टेंस में थिकनेस कम मिलेगा और जैसे ही हाई रेजिस्टेंस कर रहे होगे तो थिकनेस कैसा होगा, ज्यादा मिल रहा होगा। करंट की जो भी कोई एक वैल्यू होगी, जैसे मैं एजम्पशंस किया कि मेरे पास करंट की एक वैल्यू मिल रही है, कोई भी एक, तो एक रेजिस्टेंस 2R पे ही मैं देख रहा हूं तो करंट की जो वैल्यू मिल रही होगी वो दो फ्रीक्वेंसी पे मिल रही होगी। यही रीजन उसका क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। इसको ओमेगा 1 कहा और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा 2। तो तुम देखो कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो रही होगी डिस्टेंस उतना ही क्या होते जा रहा होगा, बढ़ते चला जा रहा होगा। यहां पे ऐसे ही ये वाले में ऐसे इस कंडीशन पे, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा बैंडविड्थ कम हो रहा होगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा बैंडविड्थ क्या होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। यही हो रहा है, देख लो इतने को पहले। और बार बार आपको ये मालूम है कि मेरे पास इधर सर्किट कैसा बिहेवियर होगा, कैपेसिटिव होगा,
क्योंकि एक्सी ग्रेटर देन ऑफ एक्सएल होगा और इधर एक्सएल इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास, एक्सी होगा। और ये आर की वैल्यू कब मेरे पास है, इनफाइनाइट, तब जा रहा है वहां पे वो इनफाइनाइट। आई की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए कि जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए भाई। आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तब करंट कितना जा रहा होगा, इनफाइनाइट। और वो भी तब रेजोनेंस की कंडीशन, उससे पहले पूरा कैपेसिटिव, उसके बाद पूरा इंडक्टिव। ठीक है, एक बार ये पूरा देखो। हो गया, चलो एक बार मैं इसकी थ्योरी बोल देता हूं। देखो पहले इसकी थ्योरी लिखना, हेडिंग डालने के बाद मैं बोलते चल रहा हूं, बस मैच करते चलना। ठीक है, देखो पहले लिखो डेफिनेशन, द क्यू फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर, द क्यू फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर is a is a parameter is a parameter which is used to describe the sharpness of resonance curve, sharpness of resonance curve। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा, the quality factor of series resonance circuit is defined as the ratio of voltage drop across inductor or capacitor at resonance to applied voltage। ठीक, ये पूरा देखो, फिर उसके बाद पॉइंट मैं बताना स्टार्ट करता हूं, जितना मैं बताया हूं वो सब। चलो उसके बाद पॉइंट लिखना है, इसको सब लिखने के बाद। ठीक है, इसके बाद द पीक ऑफ द कर्व डिपेंड्स ऑन द resistance of the circuit। मतलब मेरे पास पीक ऑफ करंट किस बात पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट when R is low, the peak is high and vice versa, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, द पीक इज रिलेटेड टू शार्पनेस ऑफ resonance more is high of peak more sharp is the resonance
मतलब सबसे हाईएस्ट ऑफ किस कंडीशन पे होगा शार्पनेस, कहां पे होगा, रेजोनेंस की कंडीशन पे। तीसरा, द विड्थ ऑफ द रेजोनेंस कर्व, द विड्थ ऑफ द रेजोनेंस कर्व इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब मेरे पास इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पे। तो द बैंडविड्थ, ये मेरे पास द विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व इंक्रीजेस, the width of resonance curve increases with increase the value of capital R या रेजिस्टेंस। ठीक, और जब R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कर्व कैसा मिलेगा, फ्लैट मिलना स्टार्ट होगा, शार्पनेस कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, the series resonance circuit is sometime called acceptor circuit. The resonance is that impedance of the circuit is minimum at resonance, and due to these fact is readily accept that current out that many current whose frequency is equal to its resonance frequency. ठीक, चलो चलना स्टार्ट करें, आगे चलें। देखो बस मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा आप आगे चलते चलते धीरे धीरे हमें खुद समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या चीज नहीं करना है। ठीक है, चलो, ये फर्स्ट अप्रोच हुआ था। ये कौन सा अप्रोच था, फर्स्ट अप्रोच था। अब मैं कौन से अप्रोच की बात कर रहा हूं, सेकेंड अप्रोच की बात कर रहा हूं। कौन से अप्रोच की बात कर रहा हूं, सेकेंड अप्रोच की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो, कपड़े कहां गए भाई, एक सेकेंड। मैं इसको रफ करता हूं। देखो, अब मैं कर्व वर्व नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्टली क्या बताना स्टार्ट करूंगा, इसका फॉर्मेट आगे ले चलूंगा। ठीक है, देखो, क्वालिटी फैक्टर को एक तरह से और देखते हैं। ठीक है, देखो अब कैसा होता है, क्वालिटी फैक्टर्स को कुछ टाइम्स पे, ये सेकेंड मेथड है। कौन सी मेथड है, सेकेंड मेथड। क्वालिटी फैक्टर को कुछ टाइम हम क्या बोलते हैं, 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी अक्रॉस एल और सी, और डिनोमिनेटर में कैसा, एवरेज एनर्जी इन वन साइकिल के रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर बोलते हैं। कौन सा फैक्टर बोलते हैं,
क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जब यहां पर क्वालिटी फैक्टर की बात मैं कर रहा हूं तो आप समझो कि क्या क्या होगा। तो Q इज इक्वल टू 2 पाई। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ एल आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यही होगा, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा एक अल्टरनेटिव सर्किट पे। ठीक, उसके बाद एनर्जी इन वन साइकिल, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पी एवरेज इनटू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। यही होना चाहिए। इसके बाद आपको ये मालूम है कि पी एवरेज की वैल्यू, ये सब हम देख चुके हैं। पी एवरेज की वैल्यू कितना मैं बताया था, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू मैं आर बाय जेड लिखा था। मैं आई के फॉर्मेट में अपने आंसर को चाहता हूं, तो मुझे ई आर एम एस की जो वैल्यू हुई थी वो आई आर एम एस इंटू जेड हो गया। तो जहां से पी एवरेज की वैल्यू जो होगी वो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आर बाय जेड इंटू जेड हो जाएगा, और जेड जेड कैंसिल, मतलब ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू कितना हो जाएगा, आर। ठीक, आपको ये मालूम है कि आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बाय रूट टू। तो जहां से पी एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाय टू। और जैसे इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो अब आपके पास जो क्वालिटी फैक्टर मिलेगा या क्यू फैक्टर जो मिलेगा वो कितना होगा, आप देखो 2 पाई, और इधर कितना हो जाएगा 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पी एवरेज की वैल्यू कितना है बोलो, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाय ओ 2, और ये 2 और 2 कैंसिल। अगले स्टेप में देखो आई नॉट स्क्वायर कैंसिल, इधर टाइम पीरियड टी बचा हुआ, जहां से Q इज इक्वल टू 2 पाई, और ये कौन सा हुआ, L बाय आर, और ये कितना हुआ T, और T की वैल्यू को आप क्या लिखते हो, ओमेगा नॉट बाय 2 पाई। ये लिखते हो क्या, नहीं यार, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट लिखते हो। तो Q की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो 2 पाई L बाय ओ आर, और T की वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे 2 पाई, और इधर से कौन सा हुआ ओमेगा नॉट, 2 पाई कैंसिल, Q इज इक्वल टू L बाय ओ आर, और ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट एल सी। तो जहां पर Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहां से बताओ, बोलो, 1 बाय आर स्क्वायर रूट एल बाय कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये फॉर्मेट होगा। ये अपने पास सेकेंड अप्रोच से भी सेम आंसर आया। वापस ग्राफ सब सेम टू सेम बनेगा, इस पे कोई दिक्कत की बात है क्या, देख लो पहले यहां तक देख लो। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हाफ फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड रेजोनेंस की कंडीशन देखेंगे। ठीक है, कैसा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड बैंडविड्थ एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, एक्चुअल में ये जो अभी तक हमने क्यू फैक्टर पढ़ा उसी का एक थर्ड मेथड, कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है। बस इसको अब हम लोग देखने के तरीके को थोड़ा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे एक नया टर्म आएगा बैंडविड्थ, तो उसको हम यूज करेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बैंडविड्थ के लिए देखूं तो मेरे पास एक्चुअल में हाफ पावर या फ्रीक्वेंसी कहलाता क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसीज का वो अमाउंट जहां पे एवरेज पावर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पावर का कितना हो जाए, मेरे पास हाफ। तो मैक्सिमम पावर कितना मिलती है मेरे पास,
मैक्सिमम पावर की वो कंडीशंस पहुंच रही होती है जब मेरे पास वो रेजोनेंस की कंडीशन पे होता है, जहां पे cos फाई की वैल्यू कितनी होती है 1 और मतलब फाई की वैल्यू 0 डिग्री होता है, जहां फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, मतलब सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाता है। तो प्योर रेजिस्टिव की कंडीशन का जो हाफ होगा जहां पर मिल रहा होगा वही उसकी कौन सी कंडीशन कहलाएगी, एवरेज पावर की कहलाएगी, या फिर मेरे पास कैसा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहां पर मेरे पास कैसा होता है, मैक्सिमम पावर कितना मिलता है, हाफ मिलता है। जहां पे एवरेज की वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूं, पी एवरेज की वैल्यू हम क्या लिखते थे कि मेरे पास कितना होता है, ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही लिखते थे, इंटू कितना होता था, कॉस फाई की वैल्यू कितना लिखते थे, आर बाय जेड। मैं किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देता हूं, एक ही चीज पे रेफरेंस लेके चल रहा हूं, तो मैं v पे लेके चलूं तो आई आर एम एस को मैं कितना लिख सकता हूं, वी आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस को कितना लिख सकता हूं, वी आर एम एस अपॉन जेड हो सकता है। ये कितना हुआ, जेड का स्क्वायर इंटू आर, ये मेरे पास पी एवरेज है। उसके बाद पी मैक्सिमम की वैल्यू हम क्या देख रहे थे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिखते थे, जहां से इसे हम कितना लिख सकते हैं, वी आर एम एस का स्क्वायर बाय और कितना लिख सकते थे, जेड लिख सकते हो, जहां पे जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है। जहां पर से अब दोनों की वैल्यू को जैसे ही मैं वहां पे पुट किया तो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाय ऑफ कौन सा, जेड स्क्वायर। अगले स्टेप में कितना हुआ, वी आर एम एस स्क्वायर बाय ऑफ कौन सा, आर। ठीक, जहां से वी आर एम एस स्क्वायर कैंसिल और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक, बट ये मेरे पास अभी एक चीज देखो, यहाँ पे 2 छूट रहा है, ये 2 होते चला जाएगा। अब देखो तो जेड की वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ कितना लिखते हो बोलो, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये कंप्लीट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। जहां पर से 2r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होती चली जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ऑफ ये ओमेगा एल माइनस ऑफ 1 बाय ओमेगा सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, ये दूसरे साइड जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां से बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहां पर से बोलो, यहां पर अंदर साइड ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ऑफ कितना है 1 अपॉन कौन सा हो जाएगा, ओमेगा सी का स्क्वायर। यही चीज देखने को मिलेगी। देखो अब जब यहां पर से स्क्वायर में एलिमिनेट करूंगा तो रेजिस्टेंस के साइड में किसी भी एक साइड में या तो प्लस और एक बार क्या लिख लूंगा, माइनस। जहां पर से ये इक्वेशन मेरे पास कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 बाय ऑफ ओमेगा सी, स्क्वायर रूट हटाए तो 2 पॉसिबिलिटीज अब मुझे बनती है कि अगर मैं प्लस आर लेता हूं तो ये मेरे पास कौन सा हो जाए, प्लस आर के लिए मैं देख रहा हूं तो प्लस आर के लिए कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आर इंटू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। और मेरे पास इसी चीज को जब मैं कवर किया तो ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ऑफ आर इंटू ओमेगा सी माइनस 1 ये हुआ। उसके बाद माइनस आर के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा बोलो, माइनस आर इंटू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 यही होगा। अगले स्टेप पे ये मेरे पास कौन सा हुआ, ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस कौन सा हुआ, आर इंटू ओमेगा सी माइनस 1, 2 तरह से लिख सकता हूं। ठीक, अब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो यहां पर से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर। देखो ये मेरे पास कितना हुआ, ओमेगा आर बाय ऑफ एल माइनस ऑफ 1 बाय एल सी, और ये कितना हुआ मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा, और ये कौन सा हुआ, आर बाय एल माइनस ऑफ 1 बाय एल सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0।
और ये भी कौन सा है, इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0, ये थोड़ी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ओमेगा की एक वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी मेरे पास, बोलो, माइनस का b। तो माइनस ऑफ b की प्लेस पे कैसा है, माइनस आर बाई एल प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, बोलो, माइनस का आर बाई एल का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है, माइनस का 1 बाय एल सी, और डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। ठीक, अगले स्टेप पे देखो, दूसरे में, अब दूसरे में देखना, ये मेरे पास कौन सा है, ओमेगा, यहां पर भी आएगा बट यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस आर बाय एल, ये हुआ, प्लस माइनस, अगले स्टेप में बोलो कितना होगा, माइनस की प्लेस पे बस प्लस का आर बाय एल आएगा। अगले स्टेप पे मेरे पास कितना बोलोगे, माइनस का 4 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाय एल सी, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2। अब देखो ये दोनों कंडीशंस पे एक फ्रीक्वेंसी निगेटिव आ रही होगी, देखना, ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल, ये हुआ, इस पे देखो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, 2l 1/2, और ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात किया तो r बाय एल का स्क्वायर, यही लिखोगे, होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे प्लस हो 4 बाय ऑफ एल सी, और दूसरे स्टेप पे इस साइड देखो तो ओमेगा की वैल्यू माइनस आर बाय 2l प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट कितना हुआ, r बाय एल प्लस हो 4 बाय एल सी, इस तरह से देखने को मिले। अब इस तरह से देखने को मिला आपको, कोई तकलीफ नहीं। देखो यहां पे एक फ्रीक्वेंसी निगेटिव मिल रही है, क्या निगेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है क्या, मैं लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऑफ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मेरी राम कथा कहने से आपको थोड़ी समझ में आएगा। देखो इस स्टेप के लिए मैं बोल रहा हूं, ये प्लस आर के लिए मैं कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं। तो देखो इसमें ओमेगा 1 की एक वैल्यू आएगी r बाई 2l प्लस का कितना हुआ मेरे पास 1/2 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 4 बाय एल सी, ये हुआ ओमेगा 1 की वैल्यू। ठीक, दूसरी जो वैल्यू दिखेगी वो कितनी मिलेगी, r बाई 2l माइनस ऑफ 1/2 ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 4 बाय एल सी। आप ये देखो ये टर्म डायरेक्टली इससे कैसा है, ग्रेटर है। ये फ्रीक्वेंसी निगेटिव होने के कारण ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, बट ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है। उसी तरह से इस पे देखो, ओमेगा की वैल्यू माइनस आर बाई 2l प्लस हो कितना 1/2 स्क्वायर रूट कितना r बाई एल प्लस 4 बाय एल सी, ये पॉसिबल है बट ये कभी भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है। रीजन सिर्फ एक है कि मेरे पास निगेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास कैसी है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये मेरे पास आर स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर है। डायरेक्टली अगर मैं इसको 0 लिख दिया तो ये आर बाय एल इसी के इक्वल आ जाए, उसमें भी ये नंबर ऐड है तो मेरे पास ये कंफर्म है कि ये नंबर इससे ग्रेटर देन होगा। ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी कभी पॉसिबल नहीं और ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं। तो दो ही फ्रीक्वेंसी आएगी, एक फ्रीक्वेंसी अप वाली जिसे मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी कहूंगा, हायर फ्रीक्वेंसी कहूंगा, जहां पे r बाई 2l प्लस 1/2 स्क्वायर रूट r स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 4 बाय एल सी है, ये हायर फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से लोअर फ्रीक्वेंसी जो दिखेगी माइनस आर बाई 2l प्लस ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 4 बाय ऑफ एल सी दिखेगी।
यही दिखेगा। अगर आप ये दोनों को कंपेयर करो तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, हाई, सॉरी ये हायर फ्रीक्वेंसी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे निगेटिव सिंबल है और ये कैसा सिंबल है, पॉजिटिव। अब जब आप ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को एक्चुअल में मल्टीप्लाई करोगे WH इंटू WL, तो आपको ये देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप इसे कितना लिखोगे, 1/4 और ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 4/LC और माइनस में कौन सा हुआ मेरे पास, r स्क्वायर बाय 4l का स्क्वायर। तो जहां से ओमेगा h इंटू ओमेगा l की वैल्यू की बात की जाए तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा और ये सिर्फ बचेगा 1/LC, जिसकी वैल्यू को आप ओमेगा नॉट का स्क्वायर कहते हैं। दिखा, मतलब बैंडविड्थ हो मेरे पास लोअर फ्रीक्वेंसी इनटू हायर फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1/LC के इक्वल होगा। और आपको मालूम होना चाहिए हायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये लोअर। मैं बताता हूं ये हायर और लोअर कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जहां पे मेरे पास कैसा मैक्सिमम पावर का कितना पावर मिल रहा होगा, मैक्सिमम पावर का हाफ जो होगा वो एवरेज पावर के इक्वल होगा। ये वो दो फ्रीक्वेंसीज है। उसके बाद अगर मैं क्या किया कि हायर माइनस ऑफ लोअर करने लगा, मतलब ये दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट किया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ये जो कि किसके इक्वल होगा, R/L, जिसे मैं कितना कहता हूं, डेल ओमेगा कहता हूं, जो कि R किसके इक्वल है, L के इक्वल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ये चीज इतना देखो, फिर आगे मैं चलता हूं, उधर को रफ करना है मुझे, देख लो इसको। देखो अब उसके बाद जो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। R/L है या L/R है, देख लो। चलो यहां से रफ करूं इसको, देखो उसके बाद ये क्वालिटी फैक्टर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये समझो। तो जो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। मतलब Q इज इक्वल टू मेरे पास ओमेगा नॉट अपॉन डेल ओमेगा, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां से, 1/√LC, और ये मेरे पास कौन सा हुआ, R/L। तो Q इज इक्वल टू L/R इंटू 1/√LC। तो क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आएगी 1/R और ये कितना हुआ, √L/OC हुआ। ये किसकी वैल्यू है, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू, वही आया। मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ ये चीज दिखाना था और ये दिखाना था, एक्चुअल में ये दिखाना था बैंडविड्थ, और वैल्यूएशन कितनी है, ये है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है वो कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसका मैं यहां बार बार डिस्कशन कर रहा हूं। तो आप समझो कि जहां पर मेरे पास मैक्सिमम पावर का हाफ मेरे पास एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो देखो जैसे मैं इस कर्व को लिया और यहां से देखा, ठीक, ये ओमेगा की वैल्यू है, मुझे ये मालूम है मेरा कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वो वैल्यू है जहां पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल। यहां पर दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज आएंगी जहां पर P की वैल्यू P मैक्सिमम का कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, और ये वैल्यू कौन सी है, P मैक्सिमम है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा L है और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा H है।
ये फ्रीक्वेंसी के बीच की विड्थ को ही हम क्या बोलते हैं, बैंडविथ बोलते हैं। जो आप बार बार सुनते हो ना कि इतनी बैंडविथ ऑफ ये परचेस किया, इतनी बैंडविथ ये, तो वो ये जहां पे ओमेगा एच की वैल्यू कितनी होती है, R/2L, यही होता है R/2L प्लस ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, R² प्लस L² प्लस ऑफ 4 ऑफ कौन सा होता है, LC। और ओमेगा एल की जो वैल्यू होगी R/2L माइनस में प्लस ऑफ कितना होगा 1/2, और अंदर के टर्म में इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। और बैंडविड्थ का जो डिफरेंस होता है वो मेरे पास कितना होता है, रेजिस्टेंस अपॉन इंडक्टर होता है, या इसी को एक्चुअल में टाउ भी बोलते हैं, L/R 1/τ हो जाएगा। इसकी SI यूनिट वही होती है जो आप समझ रहे हो, पर सेकेंड। मैं समझूं कि यहां तक आपको प्रॉपर चीजें समझ में आई। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको देखने को ना के बराबर प्लेसेस पे मिलती है। ये प्रॉपर एडवांस रिलेटेड टॉपिक है जहां पे लोअर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है और हायर फ्रीक्वेंसी से भी पूछ सकता है। इसका मेंस से ताल्लुकात बहुत कम है, ये मैं एकदम सच्चे मन के साथ बता रहा हूं। बहुत ज्यादा नीट के अंदर पूछ लिया तो ये बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला पूछ लिया तो वही बहुत, ठीक है। मैं समझू कि यहां तक समझ में आया। चलो बाकी नेक्स्ट पार्ट पे देखें, ठीक है, देख लो आप इसको।